पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे हमारी इस खास पेशकश में आज बात चीन में कोरोना के हालात और इंडियन कंसर्न्स की हम करेंगे। जी हां, चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 का कहर जारी है और इसकी वजह से भारत समेत पूरी ही दुनिया की परेशानी बढ़ भी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चीन कोरोना की रियल टाइम सिचुएशन के बारे में सही से जानकारी भी नहीं दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली, स्पेन के बाद अब ब्रिटेन और फ्रांस ने भी चीन से उनकी कंट्री में आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि चीन के लोगों के पास 48 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। इसके बाद भी उनकी रैंडम टेस्टिंग जो है वो भी की जा सकती है। भारत में भी 1 जनवरी से चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि चीन में कोरोना के हालात से दुनिया और खास करके हम कितने महफूज हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। पंडित भगवत दयाल शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डॉक्टर ध्रुव चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के डायरेक्टर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन में एडवाइजर डॉक्टर राजेंद्र धमीजा जी हमारे साथ होंगे। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर RK यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। आप सभी का हम वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और पहला सवाल डॉक्टर ध्रुव चौधरी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ। बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया कुछ राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से चाइना को लेकर, खासतौर से जब हिट किया कोरोना ने पहली बार, लगभग 2 साल से भी ज्यादा अब उस बात को हो गया है समय। लेकिन एक बार फिर से चीन से ही इस तरह की हवा कह लीजिए या फिर बीमारी कह लीजिए, वो फिर से आ रही है और दुनिया भर के लोग एक बार फिर से दहशत में जीने को मजबूर हैं। अभी की जो सिचुएशन है खासतौर से चीन में, भले ही हम कितनी एडवाइजरीज जारी कर लें, हमारा वर्ल्ड जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने ही हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बना ले, लेकिन बावजूद उसके बाज नहीं आ रहा है चाइना और वहां से आने वाला वायरस भी। कितना हमें अलर्ट होने की जरूरत है या फिर भय की जरूरत है, क्या करें हम इस समय पर? मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल है वो बड़ा वाजिब है। अगर आप 2020 में देखिए, जब वुहान से वायरस निकला था, उसका वर्ल्ड WHO को लगभग 2 से 3 महीने के बाद बताया गया था। तब तक वो प्रैक्टिकली सारी जगह फैल चुका था और ख़ासतौर पर वो कोइंसाइड किया था आपका जो न्यू ईयर था चीन का, और उस समय बहुत मात्रा में लोग आपस में आते हैं और वुहान उसका एपिसेंटर था, अगर मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँ तो। उसके बाद जब ये सारे संसार में फैला तो चीन ने एक नीति अपनाई जिसको उन्होंने ज़ीरो कोविड का, और बहुत सख्त तरीके से उसको उन्होंने अपनाया। उसका नतीजा ये निकला कि बाकी तो सारे देशों में, मुल्कों में लोगों को एक्सपोजर हुआ, उससे एक नेचुरल इम्यूनिटी आई। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन हुआ उसके कारण भी बहुत फ़र्क पड़ा। चीन वैसे तो क्लेम करता है कि वैक्सीनेशन है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही केयरफुली अपने डाटा को बाहर देता है, तो इसलिए लोगों को उनकी पूरी बात पे विश्वास नहीं है। दूसरा, जो उनका वैक्सीन बना उसके अंदर जो किल्ड वायरस था, उसके कारण जो इम्यूनिटी आ रही थी वो लगभग 50 से 52% में, जो कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी देता है। और ये मैं किसी उसके पूरे दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जो एविडेंस हमें चिली से मिला, और जब वहां पे ये साइनोवैक के दूसरे वैक्सीन दिए गए तो इट डिड नॉट क्रॉस मोर देन 50%, 51% और सो।
इसी तरह शुरू में मिडिल ईस्ट में दिया गया, जबकि जो हम और जगह वैक्सीन लगे वो एक नई टेक्निक थी मैसेंजर आरएनए, या हमने वायरसेस के ऊपर ही पिगी राइड करके, जैसे कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका का है, उसको यूज किया। तो जब आपकी जनता को या आपकी जनसंख्या को एक्सपोजर नहीं हुआ और जब ये नए वायरसेस आने शुरू हुए जो कि वेरिएंट थे, उससे आपका एक्सपोजर नहीं रहा और जीरो कोविड के कारण इवन चीन में भी उसका फैलना बहुत मुश्किल हो गया था, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल वेव्स थे। तो जो एक हम लोग सारे संसार में और भारत में इन पर्टिकुलर हम एक हाइब्रिड इम्यूनिटी का जो हमें एडवांटेज है वो वहाँ की जनसंख्या को नहीं मिल पाया। इसलिए जब वो सख्ती ज़्यादा हुई लोगों ने, और साथ साथ जो अपुष्ट खबरें हैं वो तो ये भी कहती हैं कि इस समय कोविड संख्या के बावजूद भी वहाँ की राजधानी में और उत्तरी प्रांतों में और इवन साउथ ईस्ट के अंदर चाइना में फैलना शुरू हो गया ठंड के आने के साथ। तो ये एक कन्वीनियंस थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने सारे के सारे एकदम, कहाँ आपने पूरे के पूरे तालाब को जिस तरह आप बांध को बंद रखते हैं और एकदम आपने खोल दिया तो सैलाब आना तो लाजमी था। तो ये उसी का नतीजा है। क्या इससे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है? आंसर संक्षेप में है और वो है कि जी, हमें इनके साथ सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या हमको इसमें पैनिक होने की जरूरत है? क्योंकि कहीं जो आपने सवाल पूछा उसमें एक वो बेचैनी थी, एक हरकत थी, उसका जवाब है कि हमें इसके अंदर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या में ऑलरेडी हाइब्रिड इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन का दर हमारे बहुत हाई है और पीछे कई ओमिक्रॉन की वेव्स आई हैं। उससे हमें ये एक आश्वस्त होते हैं, उससे एक आशा मिलती है कि प्रोबेबली इस वाली वेव को भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सचेत रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत। डॉक्टर आर के यादव, मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ वो ये कि अगर ऑलरेडी किसी के ऑर्गन्स में कोई दिक्कत है, खासतौर से आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो मान लीजिए कि किसी की किडनी में परेशानी है और अगर उसको वायरस अटैक करता है तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो वैसे लोग जो कि ऑलरेडी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लेकर आपके जो सजेशंस हैं वो क्या रहेंगे कि वो किन बातों का ख्याल रखें? जी मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे पास पुराना डाटा है उसको देखें तो कोविड में जो हॉस्पिटलाइजेशन या जो डेथ हुई है वो उन्हीं पेशेंटों की ज़्यादा हुई है जिनको ऑलरेडी पुरानी कोई बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, किडनी ट्रांसप्लांट है या और कोई कैंसर का मरीज़ है या शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो उन मरीजों में जो कोर्स रहा है वो बड़ा ही ख़राब रहा है। तो जितने भी पुराने मरीज़ हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो प्रॉपर फेस मास्क यूज़ करें। और जैसे कोई डायलिसिस वाला पेशेंट है तो 4 घंटे डायलिसिस यूनिट में रहता है, तो उस टाइम पे अपना फेस मास्क यूज़ करें और दूसरे मरीजों से भी कहे कि आप भी यूज कीजिए, ताकि ना आपको बीमारी लगे ना उनसे आपको बीमारी लगे। प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इलाज हुआ था, पिछली बार भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है और अब की बार भी पूरा ध्यान देंगे। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा जी, आपसे जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ वो यही है कि क्योंकि एक ऐसा वायरस जिसने ग्लोबली अटैक किया और नाउ अगेन ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल अटैक एक बार फिर से वायरस का हो सकता है, तो ऐसे में एक तो इंटरनेशनली जो एक टेंस सिचुएशन है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम नेशन के तौर पर कितने प्रिपेयर हैं, उसको आप जो जानकारी आपके पास उसको कैसे शेयर करेंगे? धन्यवाद। देखिए, आज की स्थिति और मार्च 2020 की स्थिति में बहुत अंतर है। वायरस के बारे में हमारे पास जानकारी है, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तब हमें इतना वायरस के बारे में मालूम नहीं था, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, तो हम तैयार नहीं थे, तो हमने रिस्ट्रिक्शंस जो है सरकार ने लगाई। लेकिन अभी हमारे पास साइंस ने बहुत तरक्की करके हमें वैक्सीन भी दी है, वायरस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से हमें स्ट्रेन्स के बारे में पता है। तो ये सब चीज़ों के तैयारी तो है, लेकिन बिल्कुल ये कहना कि हम पैंडेमिक से ऊपर उठ चुके हैं या पैंडेमिक ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी हमें सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है, क्योंकि स्थिति बदलती है, वेरिएंट्स नए आते हैं। तो हमारी तैयारी के साथ साथ हमें नज़र रखनी है कि क्या विश्व में किस स्थिति में
जो बाकी के देश हैं कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं चाइना में स्थिति का नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि वो जो देश में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस एकदम खोल दी, जबकि हमारे देश में जब रिस्ट्रिक्शंस आई थी मार्च अप्रैल मई 2020 में, तो हमने बड़ी कैलिब्रेटेड वे से धीरे धीरे करके ओपनिंग की थी स्टेजेस में, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन चाइना में एकदम सर्ज आया है और पूरा कंट्री उसमें गल्फ है, इतनी मौतें हो रही हैं। उस हिसाब से हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल जब पैंडेमिक्स जब फैलते हैं, विश्व महामारी, उसमें ट्रांसमिशंस बहुत जल्दी फैलती है, और इसीलिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल जो राइवल्स हैं कुछ कंट्रीज के जो चाइना से रिलेटेड हैं, चाइना के आसपास हैं, तो उन्हीं पैसेंजर्स पे नज़र रखी जा रही है ताकि हमें पता लगता रहे और हम तैयार रहें। लेकिन अभी जो इस टाइम पे वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाई है, बूस्टर खासकर जो प्रिकॉशनरी डोज है वो ज़रूर लगवाएं, और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं जिनको और बीमारियां हैं उनको और भी सतर्क रहना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बचना चाहिए भीड़ वाले इलाके से, और कोविड जो हमें सरकार द्वारा निर्देशित व्यवहार के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया जाता है बार बार, उसका हम पालन करते रहें। हम अभी स्थिति में ठीक स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को हो भी चुका है और वैक्सीनेशन भी काफ़ी कवरेज हो चुकी है, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी है हमारे पास। लेकिन हमें जो है कंप्लेसेंट नहीं होना है, बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है, सतर्क रहना है और नज़र रखनी है। ओके सर जी। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, एक चीज़ जैसे आपने कहा और जिससे कि हम थोड़ा रिलीफ भी फील कर सकते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो हिंदुस्तान के लिए तो हम कह सकते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी की आपने बात की और भी आपने काफ़ी बातें बताई जो कम से कम हमें ये इंश्योर करवाती हैं कि ख्याल रखें लेकिन डरे नहीं। लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर बात करें, ख़ासतौर से जिनको हम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में रखते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हम जिनको कहें, वहाँ पर तो पैनिक लाइक सिचुएशन है। उसका क्या कारण आपको नज़र आता है कि वहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों है? फिर देखिए, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस के इन्फेक्शंस हैं वो आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते। आप खाना पीना छोड़ सकते हैं, आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते। राइट। और इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी जो हमने देखा है, और जो पिछले 2.5 साल 3 साल का अगर आप अब इतिहास ही कहूँगा उसको अगर आप देखेंगे, जो एक्सपीरियंस है कि सरकारों ने, और ख़ासतौर पे चाइना में जिस तरह से हुआ, इतना सख्त प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी वो उस इन्फेक्शन को नहीं रोक पाए। और जो वैक्सीन्स हुए हैं हमारे काफ़ी कारगर हैं, लेकिन उन वैक्सीन में एक खामी है कि वो इन्फेक्शन को होने से रोक नहीं सकते। और दूसरा चीज ये कि 80% से ऊपर अगर आप डाटा देखेंगे, उन लोगों को इन्फेक्शन होने के बावजूद भी कोई सिम्टम नहीं होता। सो ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिससे आपका जब इन्फेक्शन आता है, अगर इम्यूनिटी नहीं है और अगर किसी कारणवश वो चेंज हुआ है, तो उसके कारण जब वो अपना चाल चलन और चरित्र बदलता है वायरस, तो उसके अंदर एक संभावना रहती है। और जैसे डॉक्टर यादव साहब ने भी कहा था कि जो अगर आपके पेशेंट्स हैं जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो लंग को इफेक्ट करे या दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को भी इफेक्ट करे, क्योंकि बॉडी के अंदर सिस्टम हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड की बात है, अगर आप देखेंगे इस समय अमेरिका में कोविड का वो ओमिक्रॉन ने खूब प्रकोप मचाया, डेल्टा ओमिक्रॉन इकट्ठा चल रहा था। अब भी काफी ज्यादा वहां पे वेरिएंट्स के साथ इन्फेक्शन हो रहे हैं, कुछ एक न्यू वेरिएंट्स नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो वायरस है, अगर ह्यूमन या आदमियों का इस संसार में रहने का हक है, इस तरह वायरस अपना रूप और चरित्र बदल के रहने की कोशिश करता है। वेस्टर्न सिस्टम के अंदर पैनिक तो नहीं मैं कहूँगा उनमें है, बट दे आर केयरफुल, दे आर डूइंग रेगुलर सर्विलेंस, जो कि हम भी कर रहे हैं, सरकार की एडवाइजरी भी है और हमें और ज़्यादा सजगता से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है कि इसका अभी भी एक्सेप्ट फ्यू मेडिसिन इलाज पॉसिबल नहीं है। जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई थी, अब वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स के अगेंस्ट अब कोई भी इफेक्टिव नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि जो दवाइयां अवेलेबल थी, जैसे आप ये निर्मेलाटेविर और रेटिनोविर कॉम्बिनेशन है, रेमडेसिविर का कॉम्बिनेशन है, ये दवाइयां अभी भी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। तो मेरा सिंपल वर्ड कहने का बार बार एक ही है कि हमको केयरफुल रहने की जरूरत है। और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जब भी वायरस आया है वो वेस्ट से आया है, वो ना कि कभी ज्यादा चाइना से आया है। ये अगर आप इतिहास देखेंगे
और यूजुअली हम 4 से 6 हफ्ते के बाद यूनाइटेड किंगडम का या यूएसए को फॉलो कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर आर के यादव सर, जो चीज़ एक और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि प्रिकॉशंस जो हैं वो रखने चाहिए, क्योंकि वो अदरवाइज भी खैर रखने चाहिए अगर ओमिक्रॉन या कोरोना का कोई और वेरिएंट ना हो तभी भी। लेकिन जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये वायरस, लंग्स के बारे में तो बहुत सारी बातें भी होती हैं और क्या क्या इंटेक होना चाहिए, कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए, उन सब चीज़ों की बात होती है। बट अदर जो ऑर्गन्स हैं, ख़ासतौर से आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किडनी को क्या किसी तरह से हिट किया है अर्लियर इस वायरस ने, और इस वायरस ने अगर किया है तो फिर वो किस तरीके से वो अटैक करता है, और इज देयर एनी रेमेडी, क्योंकि कहते हैं ना कि वो सुरक्षा में ही बचाव है, तो क्या वैसा कुछ किया जा सकता है? जी, ये आपने पूछा है किडनी से रिलेटेड, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, जितने भी किडनी के मरीज हैं वो प्लीज़ जो आपका देसी हर्बल प्रिपरेशन है वो ना लीजिए, उसमें पोटासियम होता है। तो किडनी के मरीज़ के लिए जो सबसे डेंजर वाली चीज़ें होती हैं वो 2 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा पानी या साल्ट लेना, साथ में पोटासियम लेना। तो जितने भी जो हर्बल प्रिपरेशन है आपकी उनमें पोटासियम ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ जितने भी किडनी के मरीज़ हैं तो इस बारे में सोचिए, बिना अपनी डॉक्टर की सलाह से ना लीजिए। दूसरा, आपने कोविड के बारे में पूछा। कोविड वायरस ने किडनी की सारी बीमारियां की हैं, चाहे वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, चाहे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो, या जिनमें पुरानी पहले किडनी की डिजीज है तो कोविड के बाद में बढ़ी है वो, या जो डायलिसिस में मरीज हैं उनके लंग्स पहले ही कमज़ोर होते हैं तो ये वायरस उनको लंग्स में अटैक करता है, तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों में भी बहुत प्रॉब्लम आई है। तो ये वायरस सिंपल वायरस नहीं है, जितना हम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा, सर्विलेंस, केयरफुलनेस और नॉन पैनिक की स्टेट ना अपनाएं, तो ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज किडनी के मरीज घबराएं ना बिल्कुल भी, अपना इम्यूनाइजेशन ज़रूर पूरा करें, जो भी टीके हैं अपने इम्यूनाइजेशन के वैक्सीनेशन है वो पूरा रखें और बिल्कुल भी पैनिक वाली स्टेट में ना आए। डॉक्टर धमीजा, एक चीज और मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए जो हम रिसर्च कर रहे थे उसमें यह है कि वाई कोविड फियर्स इन इंडिया में बी अनफाउंडेड। उसके रीजंस भी दिए गए हैं कि डिटेक्ट हुआ है हमारी कंट्री में, लेकिन स्प्रेड का अभी उस तरीके का सिचुएशन नहीं है। दूसरा, हमारा जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो एक्सपोज भी अगर होता है तो एक तरीके से नेचुरल इम्यूनिटी हमारे में डेवलप हो चुकी है, इसका भी हम दावा करते हैं। अलावा इसके गुड हर्ड इम्यूनिटी की भी हम बात करते हैं। सो अगर हम इंडिया में सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लाइक यू अर्लियर सेड कि हमें जो 2020 का सिचुएशन था वो 23 में हमें वो सिचुएशन नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज वी आर वेल प्रिपेयर्ड also, but still precaution is better than cure, that is there। अलावा उसके और क्या चीजें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम उतना जो मिनिमम बेयर ख्याल है वो तो रखना ही चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि हमने डेल्टा के टाइम पे देखा, कहा कि शायद हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने उस तरीके से चीज़ें नहीं देखी थी और हमने उसको लाइटली शायद ले लिया हमारी पॉपुलेशन ने, नॉट ऑन गवर्नमेंट लेवल और हेल्थ सेक्टर लेवल, बट हमारी पॉपुलेशन थोड़ा सा लीनियंट थी और उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो वैसी सिचुएशन कम से ना हो, तो आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, क्या कहेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लंबे सवाल का मैं छोटा आंसर देना चाहता हूँ कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन लापरवाही की सिचुएशन भी नहीं है। हमें सतर्क जरूर रहना है। सरकारें, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक को भी अपना ड्यूटी जो है उसका निर्वहन करना है। और जैसे जैसे निर्देशित जारी किए जाते हैं, ऐसे अभी देखने को मिल रहा है कि रिवेंज टूरिज्म चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी संख्या में छुट्टियां मना रहे हैं, फेस्टिवल सीजन भी अभी गया है। तो जब ये स्थिति आती है तो उसके अगले 6 हफ्ते जो हैं, 3 से 6 हफ्ते बड़े क्रूशियल रहते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है ये स्प्रेड फैलता है और उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार की तैयारी है, चाहे वो हॉस्पिटल बेड्स हों, चाहे ICU बेड्स हैं, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे वो मेडिसिन हैं, लेकिन कम्युनिटी में जो दायित्व है जो जनता का, उसको भी उसी हिसाब से देखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। पैनिक मोड में नहीं रह के, लेकिन कॉशियस मोड में रहना चाहिए। ओके, सो व्हाट्स नीड टू बी डन एट गवर्नमेंट लेवल और पब्लिक लेवल पे? आपने बताया हेल्थ सेक्टर के लेवल पर वैक्सीनेशन को लेकर, मेडिकेशन को लेकर, बाकी सब चीज़ों को लेकर क्या किया जाना चाहिए? अभी नीड ऑफ आवर क्या है?
दिस इज द क्वेश्चन टू यू सर, धमीजा सर। अच्छा, नहीं देखिए, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे बहुत निगरानी चल रही है, चाहे वो वैक्सीन का ग्रुप हो, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस का ग्रुप हो। अभी मॉक ड्रिल की हम सभी लोगों ने अपने पूरे देश में तैयारी का जायजा लिया। तो ये एक जो साइड चलती है, लेकिन फिर वही बात है कि हम अपनी दायित्व समझें, जनता अपना भी फर्ज निभाए। जन भागीदारी से ही जो है इस महामारी को हमने आगे भी पहले भी कोशिश में करके हम कामयाब रहे हैं और आगे भी रहेंगे। एवरी पर्सन शुड बी कॉशियस रिगार्डिंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के लिए। चाहे वो इम्यूनिटी हो चुकी है, लेकिन नए वेरिएंट का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी वेरिएंट नए आ सकते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है आरएनए वायरस बहुत जल्दी से अपना रूप बदलते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बचाव करके चलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं चलें, जहाँ पे लगता है हमें कि भीड़ है वहाँ मास्क पहनें और डिस्टेंस बना के रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, बूस्टर डोज। और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हम आज ये कह रहे हैं कि सेकंड बूस्टर जो है वो भी लगना चाहिए और सरकार से ये गुजारिश भी की जा रही है कि वो इस दिशा में आगे आने वाले दिनों में ये पॉलिसी आने वाली है। डॉक्टर ध्रुव, दरअसल देखिए वैक्सीनेशन और टीके की बात चली है तो और पहले आपने भी उसका जिक्र किया। हम अपने देश में अगर देखें तो जो हमारे इन्वेंशंस हैं उन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प भी किया, हमने और देशों का भी हेल्प किया, लेकिन उसमें और एडवांसमेंट होने की क्या आपको गुंजाइश नजर आती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे हमें सांस लेने का हक है वैसे ही वायरस भी अपने रूप बदलता रहेगा, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। देखिए, जो मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है वो वैक्सीनेशन का रहा है, और खासतौर पर कोविड के अंदर जितनी जल्दी और रैपिडिटी से इसको डेवलप किया गया और डिफरेंट टेक्निक्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे इसको डेवलप किया गया। हिंदुस्तान में हमने 2 बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन यूज़ किए हैं। एक तो जो हम यहाँ कोविशील्ड बोलते हैं, जो लाइव एटेन्यूएटेड नॉन रेप्लिकेटिव वायरस है उसके साथ है, और जिसको एस्ट्राजेनेका का बाहर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारा कोवैक्सीन है। ये 2 वैक्सीन यहाँ पे लगे हैं। मैक्सिमम को कोविशील्ड लगा है और लगभग 10 से 15% को कोवैक्सीन लगा है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है ना। ये सारे के सारे जो हमारे वैक्सीन्स हैं, ये सब वैक्सीन्स पहले ओरिजिनल स्ट्रेन के अगेंस्ट है। अब जो ओमिक्रॉन आ रहा है इसका टोटल स्ट्रेन बदल रहा है। अभी रिसेंटली पिछले महीने ही इंग्लैंड के अंदर हम बाइवेलेंट वैक्सीन, जिसमें पुराना ओरिजिनल स्ट्रेन भी है और ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है, उसको उन्होंने अप्रूव किया है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि अब हमें अपने साथ साथ वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी और जो हमारे अंदर यहाँ पे एक तरह से क्षमता है उसका उपयोग करते हुए अब हमको ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी वैक्सीन्स उसी तरह से डेवलप करने पड़ेंगे जैसे कि हम फ्लू वायरस के अगेंस्ट करते हैं कि हर साल एक नया स्ट्रेन आता है, उसके अंदर जो स्ट्रेन सर्कुलेट करते हैं उसका कॉम्बिनेशन करके यूज करते हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, ऑलरेडी हमारा मोर देन 90% से ऊपर का वैक्सीनेशन है कंट्री में। इसी तरह से सेकेंड डोज भी लग रखी है। क्वेश्चन आता है बूस्टर का, और इसके अंदर भी बूस्टर हमारे बहुत कम रिलेटिवली लोगों ने लगाया, लेकिन जो आपको मैं हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात करता हूं कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसके साथ अगर आपके 2 ये जो वैक्सीन लगे हुए हैं तो प्रैक्टिकली आपको बूस्टर लगा हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी जो खास तौर पे जिसको हम यहाँ पे प्रिकॉशनरी डोज बोलते हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज और उससे ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर इसको कहा गया है कि लगाएं। इसी तरह से भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने रिसेंटली जो नेजल कोवैक्सीन है, जो नेजल वैक्सीन है, उसको अप्रूवल दिया है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जितने भी वैक्सीन बने हैं उसके अंदर हमने रोहतक में हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, चाहे वो कोवैक्सीन था, चाहे नेजल वैक्सीन का है, और इवन हिंदुस्तान का मैसेंजर आरएनए वैक्सीन भी। तो ये अगर आपको बीमारी को प्रिवेंट करना है तो उसके अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये नेजल वैक्सीन अब नया आया है ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके अंदर आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि हमारे इंस्टीट्यूट के चीफ ने जो देख रहे हैं हमारे जो पूरा कंसोर्शियम, उन्होंने ये बताया था कि नेजल वैक्सीन हमको एज ए बूस्टर तो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको पहले बूस्टर लगा उसमें ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और आप एक चीज़ और हम याद रखना पड़ेगा कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बड़े कॉमन है, तो इसलिए वो भी इसको बूस्ट करते रहते। लेकिन जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कम है उनको एडिशनल बूस्टर्स की जरूरत है। किडनी के मरीज खास तौर पे,
जो बुजुर्ग लोग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उसके अंदर हमें वैक्सीनेशंस के अंदर एडिशनल प्रॉब्ली रिक्वायरमेंट है, नॉट अदरवाइज। और ये मान के आप चलिए कि जो आज के दिन ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स अब अवेलेबल हैं ये ओरिजिनल से डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपका ओरिजिनल वायरस को इन्फेक्शन था तो उसके अंदर इनका फिर भी काफी कुछ आपस में मिलता जुलता, नहीं तो नया वायरस होता तो हम इसको कोविड नहीं बोलते या उसका वेरिएंट नहीं बोलते। तो इसलिए शरीर में इतनी क्षमता है कि वो उसको अडेप्ट कर सके। लेकिन जैसे आपने कहा कि सुरक्षा में ही अगर आप रखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी बात की थी, मास्क एक ऐसी चीज है, इसको इस्तेमाल करिए। ये आपकी कोविड के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन नहीं करेगा। इस समय कंट्री में बहुत ज्यादा 3 साल के बाद हम फ्लू एक्टिविटी देख रहे हैं, हम जो दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उसकी एक्टिविटी देख रहे हैं। तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपको कोविड के अलावा दूसरे वायरसेस से भी बचने की संभावना ज्यादा बनेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर धमीजा, आप आए समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ध्रुव चौधरी, आप आए वक्त निकालकर, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली उन पेशेंट्स को सलाह देने के लिए जो ऑलरेडी किडनी से अपने किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और कैसे वो अपना और ख्याल रख सकते हैं ताकि जो एक ऑलरेडी एक परेशानी है वो बढ़े नहीं बल्कि वो हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती।